स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ बात करते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए, हमारा दिमाग हमेशा ऑडियो और वीडियो को जल्दी कैच करता है और लंबे समय तक वो हमारे दिमाग में स्टोर भी रहता है। जैसे हम कोई पिक्चर का सीन देखते हैं तो वो हमें बेहद लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो से जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसे बार बार सुनें और हो सके तो कॉपी पेन लेकर खुद से भी उसके नोट्स बनाएं। हमारा दिमाग हमेशा इमेज को जल्दी याद करता है। जैसे हम आपसे गाय कहें तो आपके दिमाग में, आपके घर में यदि गाय होगी या गाय कहीं भी देखी होगी तो उसकी इमेज बनेगी। जबकि हम आपसे वैश्य शब्द कहें तो शायद आपके दिमाग में कोई भी इमेज ना बने, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज में वैश्य का मतलब भी गाय ही होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा दिमाग हमेशा ऑडियो और वीडियो को लंबे समय तक स्टोर करने की क्षमता रखता है। इसलिए आप एक कॉपी पेन लीजिए और उसके नोट्स खुद से भी बनाइए। हम क्या बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। साथ ही साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है, ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए उनसे भी अनुरोध है कि वो भी हम जो जो बोलें उसके नोट्स बनाएं। आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध की क्यों स्थितियां बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या ऐसा हुआ कि एक और युद्ध की आशंका होने लगी? क्या ये युद्ध हुआ? इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम हुए और किस राष्ट्र को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ? इन्हीं सब पर होगा हमारा आज का ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम से ब्रिटेन, फ्रांस तो जीत गए लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए, क्योंकि उनका धन और बल दोनों का नुकसान हुआ था। इटली, जर्मनी, जापान तो आर्थिक रूप से पूरी तरह से समाप्त ही हो गए। इस स्थिति में दो राष्ट्र बचे, एक यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं और दूसरा राष्ट्र यूएसए। ये दोनों राष्ट्र महाशक्तियों के रूप में उभरने लगे। उस वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे स्टालिन और जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे ट्रूमैन। इन दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। ये संबंध इसलिए तनावपूर्ण हुए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बिना किसी से सलाह लिए हुए हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहरों में बमों से अटैक कर दिया था। ये हम सब जानते हैं। स्टालिन अपने आसपास के जो पड़ोसी राष्ट्र थे उनमें कम्युनिस्ट विचारधारा, एक विचारधारा होती है जिसे हम साम्यवादी विचारधारा भी कहते हैं, उन पर अपना अधिकार जमाने लगे। इसके तहत उन्होंने पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया जैसे राष्ट्रों में साम्यवादी सरकारें खड़ी कर दी। उस वक्त अमेरिका के राजदूत कैनन ने कहा था कि इस बढ़ते साम्राज्य को रोको, जिसके चलते अमेरिका ने इसकी ओर कदम उठाने शुरू किए। उसी वक्त ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल का भी बयान आया था, लोहे का पर्दा गिर रहा है, अर्थात साम्यवाद बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा कर दी कि वे लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अब इस बात को समझिए दोस्तों कि विश्व में अमेरिका कहने लगा कि वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा या लोकतंत्र की रक्षा करेगा, जबकि सोवियत संघ के द्वारा साम्यवाद को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा की कि वो अब जितने भी लोकतंत्र के रक्षक राष्ट्र हैं उन्हें अपनी साइड मिलाएगा या अपनी ओर खींचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा को ही ट्रूमैन का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये दोनों जने अपने अपने गुट बनाने लगे। दोनों राष्ट्र छोटे छोटे देशों को वित्तीय सहायता देने लगे ताकि वो उनकी साइड आ जाएं। इस तरह दुनिया दो भागों में बढ़ गई। इस स्थिति इस स्थिति को अमेरिका के कूटनीतिक बर्नार्ड ब्राउस ने कहा कि ये शीत युद्ध है। अर्थात दोस्तों शीत युद्ध का नाम यहीं से आया। शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था,
ये एकमात्र वैचारिक युद्ध था जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपने को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने अमेरिकी कांग्रेस में एक योजना पेश की जिसे मार्शल योजना कहते हैं। मार्शल योजना एक महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट है कि मार्शल योजना किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा, अमेरिकी विदेश मंत्री ने जून 1947 को अमेरिकी कांग्रेस में एक योजना पेश की गई जिसे मार्शल योजना कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो देश अपना आर्थिक उद्धार करना चाहते हैं उन्हें धनराशि दी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर यूनान और तुर्की को धनराशि दी गई। यहाँ पर यह बात भी एक रोचक है कि ये धनराशि आर्थिक उद्धार के लिए दी गई या नहीं, ये अलग बिंदु है, लेकिन साम्यवाद को रोकना अमेरिका का एक मुख्य उद्देश्य था। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन के विदेश मंत्री थे मोलोटोव। मोलोटोव ने पूर्वी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना आरंभ कर दिया ताकि वहां साम्यवाद और बढ़ता जाए। एक परिषद का भी गठन किया जिसे कहते हैं काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बर्लिन की घेराबंदी ये शीत युद्ध का एक और मुख्य कारण है। जून 1948 को बर्लिन की घेराबंदी की स्थिति ने दोनों देशों के बीच और भी उत्तेजना पैदा कर दी। वहीं यूरोप के दो टुकड़े हो गए, एक कहलाया, एक भाग में, पूर्वी भाग में सोवियत संघ का अधिकार रहा जबकि पश्चिमी भाग में अमेरिका का प्रभाव हो गया। यहां पर यह बात भी रोचक है कि अभी तक स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। यूरोप शीत युद्ध का केंद्र बन गया, पूर्वी बनाम पश्चिमी यूरोप। अब अन्य संगठन भी बनते हैं, जैसे अप्रैल 1949 को बना नाटो। अमेरिका और कनाडा के अलावा अन्य 14 देश यानी कि कुल 16 राष्ट्रों ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक पर आक्रमण किया गया तो वो सब पर आक्रमण माना जाएगा, यानी कि ये राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। अन्य राष्ट्रों ने भी संगठन बनाए, जैसे 1951 में ANZUS बना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने एक संगठन बनाया, जबकि 1954 में बना दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जिसे सेंटो कहते हैं। इसका दूसरा नाम मनाली संधि भी कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान 1955 में एक बगदाद की संधि भी करे। इसमें ईरान, इराक, तुर्की, ब्रिटेन और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। 1959 में इराक इससे अलग हो गया, अब जाकर इसका नाम हो गया सेंटो। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। इन तीनों गुटों का नेतृत्व जो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था और इन सभी को आर्थिक सहायता भी दे रहा था। अब बात करते हैं उस बिंदु पर जो शीत युद्ध का सबसे मुख्य कारण माना जाता है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार बना ली और सोवियत संघ की ओर हो लिए। अब क्यूबा में कास्त्रो ने मिसाइल लगाई जिसका मुंह अमेरिका की ओर कर दिया। वहीं तुर्की में अमेरिका ने एक मिसाइल लगाई जिसका मुंह सोवियत संघ की ओर कर दिया। अक्टूबर 1962 में ऐसा लगने लगा कि दोनों राष्ट्रों के बीच अब युद्ध होकर ही रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा को समुद्र के चारों तरफ घेर लिया जाए, यानी कि सामुद्रिक घेराबंदी कर दी जाए।
लेकिन तब तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति परिवर्तित हो गए। खुर्शचेव वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने जो 20 जहाज क्यूबा के लिए भेजे थे वो वापस बुला लिए। इस तरह दोनों राष्ट्रों के बीच हॉटलाइन संधि हो गई, यानी कि अब बातचीत करने की बात कही जाने लगी। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि दोस्तों दोनों राष्ट्र सीधी टक्कर से बच रहे हैं। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना चाहता, बस ये दिखाना चाहता है कि कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। और ये दोनों राष्ट्र जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो उसके भयावह परिणाम होंगे, दोनों को बेहद नुकसान होगा। अब दोनों राष्ट्रों ने क्यूबा से जबकि तुर्की से अमेरिका ने अपनी मिसाइल हटा ली। 1964 में भी वियतनाम को लेकर भी थोड़ा संघर्ष हुआ, या ये भी एक कारण बना शीत युद्ध का। उत्तरी भाग में कम्युनिस्टों का कब्जा था, वे दक्षिणी भाग को भी हड़पना चाहते थे, पर अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। अब कम्युनिस्टों ने चीनी लोगों की सहायता करनी आरंभ कर दी, और जब चीनी लोगों की सहायता आरंभ की सोवियत संघ ने, तो अमेरिका को लगा कि उसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे निक्सन। निक्सन ने चीन से मित्रता करने के लिए फरवरी 1972 में माओ से मुलाकात की। तब यूएसए और चीन के बीच एक संधि हुई। इसी बीच चीन ने खुले द्वार की नीति अपना ली। दोस्तों ये बहुत मुख्य कारण बना कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो गया, क्योंकि दोनों ये सोचने लगे कि अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी बीच पेरिस के वियतनाम में एक समझौता भी हो गया। आपकी स्क्रीन पे भी शीत युद्ध के मुख्य कारण दिखाए जा रहे हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य कारणों पे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 1989 के अफगानिस्तान युद्ध की। अफगानिस्तान में अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद का प्रचार ना हो, जबकि रूस ने वहाँ अपनी सेना भेजकर नजीमुल्लाह की सरकार बना दी, जिसके चलते एक बार पुनः लगने लगा कि कहीं इन देशों के बीच युद्ध ना हो जाए। लेकिन 1985 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन गए मिखाइल गोर्बाचेव। ये बहुत उदारवादी नेता थे। इन्होंने यूएसए से अपने संबंध सुधारने आरंभ कर दिए, अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा दी, यहाँ तक कि अपनी साम्यवादी विचारधारा को ही त्याग दिया और अमेरिका से खुद सहायता ले ली। इसे ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1991 में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, खाड़ी युद्ध हुआ। यूएसए और सोवियत संघ एक साथ युद्ध में लड़ने आ गए, यानी कि अब अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ युद्ध में भाग लिए। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव की नीति के कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ 15
देशों में बढ़ गया और एक नए राज्य का उदय हुआ जो कहलाया रूस। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब इसके बाद की क्या स्थिति बनी वो अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन शीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए इस पर अब बात करते हैं। अब बात करें शीत युद्ध के प्रभाव की, तो इसके प्रभाव नकारात्मक ही ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्र दो गुटों में विभाजित हो गए। एक गुट अमेरिका वाला गुट, जबकि दूसरा गुट सोवियत संघ वाला गुट। प्रत्येक राष्ट्र आतंक एवं अविश्वास की भावना के साथ जी रहा था। उन्हें लगता था कि कब कौन किस पर हमला कर दे, और साथ ही साथ आणविक युद्ध की भी संभावना बढ़ती गई, क्योंकि अमेरिका पहले भी मित्र राष्ट्रों को बताए बिना ही आणविक हथियारों का प्रयोग कर चुका था। इसलिए सबको लगता था कि अमेरिका कहीं ये दोबारा ना कर दे। अब दोनों गुट अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अलग अलग गठबंधन बनाने लगे, सैनिक गठबंधन बनने लगे, और कई राष्ट्रों का तो आर्थिक उद्धार भी हुआ, लेकिन कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। इन सब के बीच सबसे बुरी बात जो हुई वो हुई मानवीय कल्याण के कार्यक्रम कहीं पीछे छूट गए। यानी कि पूरे राष्ट्रों में बेरोजगारी फैल गई, भुखमरी होने लगी, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि युद्ध होगा। दोस्तों, शीत युद्ध का कार्यकाल भी जो है वो बहुत लंबा है। 1945 से लेके 1991 तक ये साया रहा था, जब तक सोवियत संघ का विघटन ना हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद या अमेरिका का जब शीत युद्ध खत्म होने की ओर था तो उन राष्ट्रों का क्या हुआ, और इन्हीं युद्धों के दौरान भारत की क्या स्थिति रही। भारत किस गुट में शामिल हुआ, किसी गुट में शामिल हुआ कि नहीं, इन सब पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।